यानी कि साडा बाईकाट बहुत कराया गया जिमींदारां वालों। हाँ दलितां दा। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग की जो सदियों से शोषित होता आया है। आज बरेली से खबर आई कि वहां दलितों को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाए क्योंकि इससे मंदिर अपवित्र हो जाएगा। फिर मुलायम सिंह के गढ़ इटावा से खबर आई कि एक दलित लड़के और उसके पिता को कुछ दबंग लोगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला है। यह आरोप बरेली में तैनात सेल्स टैक्स के जॉइंट कमिश्नर कृष्ण प्रताप सिंह ने लगाया। मामला अगड़ी जाति की लड़की से प्रेम का है। इधर दिल्ली में आमिर खान मेला ढोने की कुप्रथा पर रोक के लिए प्रधानमंत्री से मिलते हैं। 1993 में बने कानून के तहत लोगों द्वारा मेला ढोने पर रोक है। बावजूद इसके 7 लाख करीब 8 लाख परिवार दलितों द्वारा लोगों द्वारा इससे करवा रहे हैं। लेकिन ये वही देश है जहां पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, पहले दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, पहली दलित महिला स्पीकर मीरा कुमार और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती ओहदा संभाल चुके हैं। तो बड़ी खबर में सवाल यह है कि दलितों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश इटावा से, जहां से खबर आई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जिले इटावा में एक दलित बाप बेटे को दबंग सवर्णों ने ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मार डाला क्योंकि वे सवर्ण की बेटी से मोहब्बत करने लगा था, जिसे लड़की के घर वालों ने अपनी जाति की बेइज्जती माना। कमाल खान की खास रिपोर्ट। यह एक मोहब्बत के अंजाम पे रो रहे हैं जिसने इनके समाज की बनाई जातियों की दीवारों को गिराने की कोशिश की। यह उस दलित लड़के के घर वाले हैं जिसने एक सवर्ण की बेटी से मोहब्बत की। लड़की वालों को लगा कि एक दलित ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता है। ऐसा तो उनके गांव में 5000 साल में कभी नहीं हुआ। लड़की वालों ने दलित बाप बेटे पे हमला किया तो वे थाने की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने दोनों को सड़क पे ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला। मारने के बाद ये रिपोर्ट करने के लिए चले तो रास्ता में घेर के उनको फिर मारा चाकुओं से, फिर उसके बाद उनको कुचला ट्रैक्टर से। इतनी पुलिस जो इनकी मौत के बाद गांव में परेड कर रही है, इनके मरने से पहले हरकत करती तो शायद ये कांड नहीं होता। इसके पहले भी एक दिन जब लड़का लड़की कहीं जा रहे थे तो लड़की वालों की शिकायत पे पुलिस इन्हें पकड़ के थाने लाई और उनके बीच समझौता करा के भेज दिया। लेकिन शायद लड़की वालों ने कहीं गहरे से अपनी तौहीन माना और उन्हें इस अंजाम को पहुंचा दिया। उसके चेहरे भी कुचले हुए थे। ये जो जबड़े हैं नीचे वाली, तो पूरी जबड़े कुचल चुकी थी। उसको डेंटल वाले आकर के रिपेयरिंग किए, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी, वो फेलुअर में काफी चला गया हुआ था, जिसके चलते उसको बचा नहीं पाए। मामले की एफआईआर हो गई है, लेकिन मुलजिम फरार हैं। पुलिस भी मान रही है कि यह ऐसी दो जातियों के लोगों के बीच मोहब्बत का नतीजा है जिसे आज भी समाज कबूल करने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कार्रवाई होगी, क्राइम रुकेगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। जो गलती करेंगे अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहब्बत समाज के कायदों और दायरों से बगावत करती है। वो किसी सुनामी की तरह उमड़ती है और जाति, धर्म, रंग, नस्ल और ऊंच नीच की सारी सरहदों और बंदिशों को तोड़ देती है। लेकिन समाज के अपने दायरे, अपने कायदे और अपने खाने हैं, इसीलिए अक्सर उसका अंजाम ऐसा भी होता है जिस पे हमें रोना आता है। इटावा में अरशद जमाल के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और एक और खबर आई बरेली से। बरेली के एक गांव में पंचायत के फरमान से इलाके के दलित सहमे हुए हैं। यहां के पंचों ने गांव के दलितों के मंदिर में पूजा करने पर रोक लगा दी है। पंचायत के इस फैसले से इलाके में तनाव है। कई आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला हुआ है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद पंच अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मामला बरेली से सहसा गांव का है। अब क्या हो गया? की मदद कर कैसे आया? तो इस मामले को समझाने के लिए ठीक से हमारे साथ मेरे सहयोगी कमाल खान तो लखनऊ से मौजूद हैं ही। साथ ही आपको बता दूं, पीएल पुनिया सांसद कांग्रेस के कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही जितेंद्र जैन महासचिव यूथ फॉर इक्वालिटी के स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार समाजशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं और बिस्बारा विल्सन कन्वीनर हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलती हूं अपने सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल, ये जो दो मामले आए हैं बरेली से और इटावा से, क्या ये वन ऑफ केसेस हैं
इस पर क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनका रुख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो इटावा का मामला है उसमें जितने भी गुनहगार लोग हैं, जितने भी आरोपी हैं, वो वहां से फरार हो गए हैं और गांव में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले की दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि जो जाति की दीवारें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वहां आदमी ये सोच नहीं सकता है कि उसकी जाति की लड़की किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर सकती है। और ऊंच नीच और छुआछूत जो है वो उतना ही मजबूत है कि कोई सवर्ण की लड़की किसी दलित के साथ शादी कैसे कर सकती है, ये वहां कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक तीसरी चीज ये है कि जो हम लड़की को गोश्त समझते हैं और समाज ये मानता है कि ये गोश्त जूठा हो सकता है, तो ये जो कल्पना है कि हमारे समाज की लड़की को किसी नीची जाति के लड़के ने जूठा कर दिया, ये जो सोच है वो बहुत खून खौलाने वाली उनके लिए होती है और रिएक्शन में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम आपको बताएं, हमने वहां एक पुलिस के अधिकारी से फोन पे पूछा कि क्या मामला है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप बताइए। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि नहीं, मुझे पता चला कि दोनों में अवैध संबंध था। तो जिस समाज में दो बालिग लोगों के बीच में मोहब्बत करने को अवैध माना जाता हो, दो बालिग लोगों के बीच में जिस्मानी रिश्ता कानूनी तौर पे भले अवैध ना हो लेकिन समाज उसको अवैध मानता हो और कानून का पालन कराने वाली पुलिस का अफसर ये कहे कि ये पता चला है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध थे, तो जाहिर है कि जो उनके घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उस चीज को कितनी शिद्दत से महसूस करते होंगे कि ये अनैतिक है और हमारे घर की लड़की जो है उसको अपवित्र कर रहा है एक नीची जाति का आदमी। उसका ये सारा रिएक्शन है। लोग अब एफआईआर हो गई है, लोग अभी पकड़े जाने बाकी हैं। और आप बरेली के बारे में अगर जानना चाहती हैं तो आपको पता होगा कि 2 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नासिक के कालाराम मंदिर में नहीं दाखिल होने दिया गया था। वहां के पुजारी ने उनके घुसने पर रोक लगा दी थी। उस घटना के 82 साल बाद पूरे हिंदुस्तान में अभी भी यह माइंडसेट बाकी है। ये बरेली इसकी अकेली मिसाल नहीं है, तमाम मंदिर है, बहुत जगहों पे हमारी जानकारी में ये है कि वहां जो गांव के दलित लोग हैं वो उनका चढ़ावा जो है वो सवर्ण लोग मंदिरों के अंदर ले जाके चढ़ाते हैं, उनको वहां पे इजाजत नहीं है। वो माइंडसेट नहीं बदला है। 1930 में अंबेडकर ने 1930 से लेकर 1934 तक इसके खिलाफ आंदोलन किया था। महाड में एक तालाब में महाराष्ट्र में पानी लेने पे रोक लगा दिया गया था 1927 में दलितों के। जी, तो कमाल एक पूरा ब्यौरा दे रहे थे, बता रहे थे किस तरह से जो जातिगत भेदभाव है दलितों के खिलाफ ये पूरे 2 मामले सामने आए हैं, वो उन्होंने स्थिति, हमें जमीनी स्थिति सामने रखी। यहां पे गौरव भाटिया के पास आऊंगी। गौरव, सबसे पहले आप समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक जो संवैधानिक अधिकार है, हम सब सिर्फ भारतीय हैं, जाति के तौर पर सबने बांटा हुआ है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्या नेताओं ने बांटा है, पार्टीज हमें बांटती हैं, क्या हम रिजर्वेशन के लिए बढ़ जाते हैं, क्या कारण है। लेकिन जब ये 2 मामले सामने आए, आपकी सरकार क्या कर रही है इस पर? गौरव हमारे पास नहीं है। अब मैं पहले आऊंगी अब विवेक जी के पास। विवेक कुमार जी, इन 2 जो ये मामले सामने आए, ये वन ऑफ केसेस देखा जाए कि ये चले आ रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट दलित सबसे ज्यादा है देश भर में, ये एनसीआरबी के आंकड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि आपने कहा कि ये चले आ रहे हैं, वास्तविकता में कमाल खान ने आधी स्टोरी बताई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अगर पहली बार किसी ने कहा कि मंदिर में अब नहीं जाएंगे, वो थे रविदास। मन चंगा कटौती में गंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रवेश नहीं करने देते हैं तो हमारा अगर मन चंगा है तो हम अब गंगा को ही बुला लेंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया। आधा सत्य ये भी बताया कमाल खान ने कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में कालाराम टेम्पल में एंट्री करने की कोशिश की और 4 सख्त उन्होंने आंदोलन इसलिए नहीं करना चाहा था कि वो मंदिर में जाके पूजा करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे, वो लोगों को बताना चाहते थे, झकझोरना चाहते थे हिंदू समाज को कि देखो तुम्हारी रूढ़िवादिता इतनी ज्यादा है कि तुम हमको अपने भगवान को तो बंद कर सकते हो लेकिन हमको मंदिर में प्रवेश नहीं दे सकते हो। तो वो उनका पूरा आंदोलन इसलिए था कि हम
अंतरात्मा को झकझोरे, वो मंदिर में कभी प्रवेश करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने 1956 में कहा कि अब आपको जय भीम जय भारत, अब अपना धर्म रखिए। और मुझे बड़ी हताशा होती है जब मैं ये प्रश्न देखता हूं कि दलित मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोक दिया और उसके बाद फिर से प्रयास करता है। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक मार्ग दे दिया है। 1956 में 24 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे उसके अंदर, आप रख लीजिए अपने मंदिर, अपने भगवान। लेकिन उसके बाद भी ये दलित क्यों करता है? तो ये कहा जाता है ना, भगवान तो आपके अंदर स्वयं है या आसपास है, आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक समझाने की थ्योरी होती है। लेकिन जो एक आदमी का मन करता है, इच्छा करती है, भेदभाव जब सामने आता है, तब ये कुप्रथा सामने आती है। पुनिया जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो ये दो मामले सामने आए, इटावा से, बरेली से, दलितों के साथ सलूक के, उत्तर प्रदेश में तमाम अभी चुनाव हुए, हमने देखा, ये आंकड़ा सबसे हैरत में डालने वाला है कि दलितों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा क्राइम है वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। इसको नहीं उठाया जाता चुनावों के दौरान। देखिए, चुनाव के दौरान में मुद्दे उठाए गए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब से दलितों के ऊपर अपराध की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है जगह जगह पर। और साधारण नहीं, सामान्य नहीं, बल्कि गंभीर ऐसे मामले आए हैं सामने जिसको सुन के बड़ी चिंता है। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इन्होंने तो कहा कि हम दलितों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन ही नहीं देंगे, और उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जो संवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई जानी चाहिए ऐसे मुद्दों में, वो नहीं दिखाई दी जा रही है। और ये वास्तव में चिंता का विषय है। ये समाज को सोचना चाहिए। और जो अभी कहा जा रहा था कि वो मंदिर क्यों जाते हैं, तो उसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मंदिर में जाएं ना जाएं, ये उनके व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। और मैं तो नहीं समझता कि अगर उसमें कोई हमको दखलंदाजी करनी चाहिए। लेकिन ये सही है, अगर कोई जाना चाहता है, सार्वजनिक मंदिर है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए। क्यों रोका जा रहा है? अब कुत्ते घूमते रहते हैं मंदिरों के अंदर, बिल्ली भी घूमती रहती हैं, चूहे घूमते रहते हैं, लेकिन इंसान जो वो कहते हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा है, हिंदू समाज में ही वो उसके हिस्सा हैं, उनको कहते हैं कि आप नहीं, क्योंकि आप फला परिवार में जन्म लिया है, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ऐसे जो भी मामले सामने आए, जैसे बाबा साहब ने विरोध किया था, तो वो सही एक कदम था कि हम विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि हम जताना चाह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। हम जताना चाहते हैं कि हमको अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जमीनी स्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि हम तो यहां पर शहरों में बैठे हैं और शहरों में बैठकर हम दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं। बरेली के भी एक कस्बे में हुआ, उधर इटावा के थोड़ा दूर ये पूरा मामला सामने हुआ, लेकिन जो वहां की परिस्थिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। शहरों में हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ये अपने आप में जिस तरह से वहां के लोगों को, उस समाज को चोट पहुंचाती है, वो बहुत तकलीफदायी होती है उनके लिए। ऐसे में जब आप लोग वहां पे पहुंचते हैं, आप नेता हैं, आप लोग उनका रिप्रेजेंट उनको करते हैं, ऐसे में उनकी जो समस्याएं उनको दूर होने में कितना समय लगेगा? गौरव भाटिया हमें मिल नहीं पा रहे हैं, बताया जा रहा है बारिश के कारण हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विल्सन कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैंने क्या कह रहा है, वो कोई का कहीं जाने के, ये देश पे प्रोहिबिशन तो कोई नहीं है, कोई धर्म कोई मान सकते, ये उन्हीं का मर्जी है। अगर कोई जाना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। व्हेन दे वांट टू गो टू द एनी टेम्पल, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ somebody कोई बोलेगा ये मंदिर आप नहीं जाना, वैसा दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का विरोध कोई है, उनका इमीडिएट। आपने क्या पाया जिन लोगों के साथ आपके साथ काम करते हैं, अंदर हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके आए दिन अभी भी शहरों में भी ये समस्या आती है कि सिर्फ दूर गांव का ही हाल है? वो सब जगह है, ये गांव का है, शहर का है और कस्बा में सभी जगह है। शहरों में भी ये है कि ये दलित है और ये रोका जाता है उनको? कैसे रोका जाता है? क्या कहा जाता है? सिटी पे भी टेम्पल है, टेम्पल पे सब टेम्पल वो नहीं जाते हैं, उन्हीं का सेपरेट टेम्पल होते हैं। रोका जाता है शहरों में? हाँ, शहर पे भी जगह होगा, सब जगह पे होगा। की बात नहीं है, 7 समुद्र पार जो आपके टेम्पल बने हैं, अभी मैं कोलंबिया से आ रहा हूं, न्यू जर्सी के अंदर जो टेम्पल था,
आपको जैसे ही गोत्र पूछा जाएगा तो दलितों का गोत्र नहीं होता, आप गलत गोत्र बता नहीं सकते, आपको पकड़ लिए जाएंगे तुरंत। तो जब गर्भगृह और हमारे पुनिया जी खुद गर्भगृह में जाना चाह रहे थे, मंदिर में ताला लगा के लोग भाग गए और मुझे तो नहीं पता है कि उन्होंने उसको प्रवेश कर पाया। तो बार बार ये बेइज्जती क्यों सहे कोई आदमी? ये इतनी लांछना अगर सहने के बाद भी आप उस धर्म में बने रहना चाहते हैं तो फिर इसी तरह की गति होगी। मुझे नहीं लगता है कि इसको बदलने वाली कोई स्थिति आ पाएगी। ये गुस्सा का बात है। मैं क्या कह रहा है कि मंदिर के अंदर आज भी बोर्ड लगाया, इधर अनटचेबल्स का प्रवेश नहीं है। कहां पे है ये? वो पुरी पे भी है, पुरी पे, तिरुपति पे भी, सब जगह पे है। उड़ीसा में मैं गया था, जी उड़ीसा में मैं गया था जी, और वहां पर मैंने देखा जी, मैंने देखा वहां पर दलित 3 बच्चियां वहां प्रवेश करना चाहती थी, उनको मारा, भगा दिया गया। और जब वो थाने में रिपोर्ट की, जब मुझे पता लगा तो मैं वहां पहुंचा, दलित समाज के जितने लोग थे उनको साथ लेके पहुंचा और वहां पर कहा कि मैं दलित हूं, मेरे साथ जितने हैं वो दलित हैं और आप हमें नहीं रोक सकते। यहां पर अगर प्रवेश आप रुकावट करेंगे तो आप अपराध करेंगे। तो हम अंदर गए, अंदर बोर्ड लगा हुआ था कि दलित कैन प्रे फ्रॉम हियर, कि यहां ही तक जाएं, उससे आगे नहीं जाएं। लेकिन हम उससे भी आगे गए जहां मूर्ति लगी रहती है वहां तक पहुंचे। लेकिन अभी जैसे कि बताया कि वो पुजारी को पता लग गया था ये लोग आ रहे हैं तो ताला लगा के भाग गए। हम वहां कर कोई पूजा करने नहीं गए थे, लेकिन हम ये देखने गए थे कि आज की स्थिति क्या सही है, क्या आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्या आज भी दलित समाज के लिए रोका जाता है, ये सही है? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काटजू उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में आज भी अलग से गिलास रखा जाता है देहाती क्षेत्र के होटलों में कि दलित समाज को उसी में पानी दिया जाएगा, उसी में चाय दी जाएगी। कर्नाटक में आज भी अलग से कप्स एंड सॉसर रखी जाती हैं। तो ये किस समाज की बात कर रहे हैं? ये समाज पूरा का पूरा ये इससे छुआछूत से ग्रसित है और दलित समाज की उपेक्षा हो रही है, उसका अपमान रोज उनके लेकिन आप शेड्यूल कास्ट कमीशन के हेड हैं, आप हेड हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैं बताता हूँ पुनिया जी क्या कर रहे हैं। अरे निधि जी, अब तक सुना ही नहीं आपने जो मैंने किया। मैं गया, उड़ीसा में गया और जगह गया, जहां जहां घटना होती है वहां पर पहुंचता हूं। सर मैं सर आप सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात जहां से आप आते हैं, मैं वहां के बारे में भी समझना चाहूंगी आपसे। नहीं, गिरफ्तारी हुई कोई उसमें, बात आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे जितेन कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनिया जी, जितेन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और कुछ भी कहने से पहले मैं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर घुसने से रोका जाता है तो वो सिर्फ एक कानूनन अपराध नहीं है, वो मानवता के प्रति भी अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए और मैं इस बात की निंदा करता हूं। पर मैं पुनिया जी से पूछना चाहूंगा, जो समस्याएं हैं ये इसलिए होती हैं कि हिंदुस्तान में जात पात बढ़ रहा है और जाति को जिंदा रखने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो आप जैसे राजनेताओं की है। आपने पिछली बार कहा कि मैंने चुनाव के समय मुद्दा उठाया इस सब का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप चुनाव के समय कौन से मुद्दे उठा रहे थे? आरक्षण के ऊपर जब एक फिल्म बनती है तो पुनिया जी आप टीवी स्टूडियो में आके लीला सैमसन जी को धमकी देते हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं आपके खिलाफ वारंट इशू करके आपको जेल में डाल दूंगा। पर जब मंदिरों के अंदर लोगों को घुसने नहीं दिया जाता तो आप ये कहते हैं कि मैं वहां गया और वहां ताला लगा था, मैं वापस आ गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा मुद्दा आप उठा रहे थे कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो SC/ST प्रमोशन को जो बिल था उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। उसके खिलाफ आप लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए, न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगाई और सबको यह बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आरक्षण जो SC/ST को दिया जा रहा है प्रमोशन के अंदर वो नहीं दिया जाएगा, तो एक तरह से हौवा बनाया गया कि आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जाति को खत्म या रिजर्वेशन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा आप लोग फैला रहे हैं और पूरी जनता को आप मिसलीड कर रहे हैं। न्यायालय ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जब एक बार नौकरी में आरक्षण दिया जा चुका है, अगर उसके बाद उसको प्रमोशन में आरक्षण देना है तो पहले आप समुचित आंकड़े जुटाइए और इस बात को अदालत के सामने बताइए कि इस समाज को उच्च पदों के ऊपर जो प्रतिनिधित्व था वो नहीं मिला है, उसके बाद आप बेशक आरक्षण दीजिए। आरक्षण में प्रमोशन देने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ आंकड़े जुटाने की बात है। और राजनीति अगर आप करना चाहते हैं पुनिया जी तो आप सड़क पर जाके काम कीजिए, जहां ये अन्याय हो रहा है वहां जाके बैठिए। पिक्चरों की राजनीति मत कीजिए, तभी समाज का भला हो पाएगा। और जाति को खत्म करने की बात कीजिए, जातिवाद को नहीं। देखिए आप जैसे लोग अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, इस तरह के विचार रखते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जितनी अधकचरी बातें आप द्वारा कही जा रही हैं
तो मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही निंदनीय है। ये तो आपने और चुनाव की बात कर रहे हैं, हर मुद्दे हमने उठाए। आप प्लीज सुन लीजिए, अब आपकी बात मैंने सुनी है, जितने मुद्दे कोई विचार है ही नहीं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। जी पुनिया जी, मैं पिछले चुनाव में दलितों के ऊपर अत्याचार उसके मामले हमने उठाए, जितने भी समस्याएं हैं जो हम पूरा बताते थे चुनाव में, हर जनसभा में हमने बताया कि दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, और हम हर उसमें बताते थे कि शर्म की बात यह है कि जो अधिकारी, जो अमला जो उनकी सुरक्षा देने के लिए है, उन्हीं के ऊपर अत्याचार करता हुआ नजर आता है। जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। ये उठाया, और आप इसके आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लोग पूरे पार्लियामेंट के द्वारा, पूरे देश की जनभावनाओं के द्वारा जो अमेंडमेंट हुआ, 2 आदमी 2 जज होके और उसको एक तरफ दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट में आने वाली पीढ़ियां आपकी राजनीति की बंधक नहीं होंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बिल बनाए जाएंगे, बंद करिए। आज की पीढ़ी के लिए नहीं है। आप जैसे लोगों से, आप जैसे आप कानून बनाइए, आपका संवैधानिक हक है, पर वही संविधान न्यायालय को हक देता है कि वो उस कानून का रिव्यू करे। अगर वो असंवैधानिक है तो उसे गिराया जाएगा। जैसे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित समाज आप जैसे व्यक्तियों का मोहताज नहीं है। वो अगर आगे बढ़ेगा, अपनी शख्सियत से बढ़ेगा, आज वो जागरूक हो चुका है। आप जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा और देखेगा कि आप जैसे जो विचारधारा के रखने लोग उनका बहिष्कार हो, और आगे बढ़े या बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ेंगे। और जहां पर रिजर्वेशन प्रमोशन की बात की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो गलत आदेश दिया है। सीधी भर्ती में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। चलिए विवेक कुमार जी को ला दें, बात आएगी, प्रमोशन की बात आएगी तो आप कैसे देखते हैं? पार्लियामेंट के माध्यम पुनिया जी आते हैं आपके पार्लियामेंट के माध्यम से। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ी बात यहां पर उभर करके ये आ रही है कि वास्तविकता में इस समाज में भाईचारा बनेगा कैसे? आप जिसे आप दुहाई दे रहे हैं संविधान की, लेकिन जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तब जाके आंदोलन। आज भी एक भी सवर्ण समाज का कोई आंदोलन नहीं चल रहा है कि मंदिर में प्रवेश करा दे। ठीक है, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए। शैलेंद्र जी, जो इटावा में, बरेली में हुआ है, सरकार की तरफ से अब तक उस पर कुछ कहना नहीं रहा है, क्यों? अब मुझे तो कोई इस प्रकार की घटना नहीं मालूम है, लेकिन दलितों के साथ से हमेशा अत्याचार हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से संवैधानिक नियमों के तहत उनको सुरक्षा संरक्षा दी गई है, उसमें पूरी तरीके से उन पे जो है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें कल्पित हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जब से समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली है, दलितों पर अत्याचार या ऐसे मामले बढ़ गए हैं। अब देखिए, पहले दलितों की सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो उनको साइकोलॉजिकल ये लग रहा है, जबकि इस प्रकार की बात नहीं है। दलितों के आज देखें संख्या अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो सबसे ज्यादा जो है दलित समाजवादी पार्टी से जीत के आए हैं, और दलितों ने आस्था भी व्यक्त किया। उनके अनुरूप जो है उन पर जो है पूरी तरीके से तमाम लोग बैठे वो कह रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली है, दलितों के खिलाफ मामले ऐसे बढ़े हैं। विवेक जी कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था, जीत के आने से शैलेंद्र जी ये मतलब थोड़ी आता है कि आप उनका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको पता है कि एक एमपी की, एक एमएलए की सीट में जीतने के लिए आपको बहुमत चाहिए, और बहुमत तो सवर्ण समाज का होता है, वहां पर दलित समाज का तो बहुमत नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि दलित समाज के लोग जीत गए हैं तो उसमें आप दलित प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। कितने लोग आपके कैबिनेट में हैं दलित, जरा ये बताएंगे? दलितों की संख्या जो हिसाब से स्टेट वाइज जो है जितनी संख्या होती है उसके मुताबिक जो है पूरी है। अभी तो हमारे 12 और भी मंत्री कैबिनेट में कितने दलित हैं? 65 विभाग तो आपके जिसे कहना है मुख्यमंत्री के पास है, 73 विभाग होते हैं पूरे।
और 4 जिसे कहना चाहिए आजम खान के पास होंगे और 2-3 और उसके दलित समाज के पास कितने वहां पर विभाग हैं, जरा ये बता दीजिए, कितनों को मिनिस्ट्री दी गई है? तो मंत्री पद मेरे ख्याल से 12 मिनिस्टर हैं, सबको दिया गया है और 12 और बनेंगे मंत्री जो है, उसमें भी दलितों का प्रतिनिधित्व होगा। मंत्री पद मिले हैं, कितने नहीं, ये बाद में चर्चा का विषय है। मामला हमारा ये है, क्या जिस तरह से दलितों पर मामले अब सामने आए हैं, क्या उनका विकास हो रहा है या वहीं पर जैसी स्थिति है वो की वैसी की वैसी बनी हुई है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस पर गौर करेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे, क्या राजनीति के लिए दलितों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो उनके जीवन की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको मतलब निकल जाने पर छोड़ दिया जाता है। उसके जीवन में क्या हो रहा है इसको आकर लोग नहीं देखते। यहां पर गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जो इटावा बरेली से केसेस आए, सरकार आपकी जब से कमान संभाली है, कहा जा रहा है, यहां पे सारे लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली है तब से मामले हिंसा के दलितों पर बढ़े हैं, क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात सच नहीं है, और अगर ऐसी बात कही जा रही है तो ये जरूरी है कि उसका कोई आधार हो। सिर्फ ये बात कहना गलत होगा। इटावा की आपने बात करी और मैं कुछ कह रहा था, तब तक कट गई कि इटावा में ये जरूरी है कि सबसे ऊपर भारत का संविधान है और संविधान में सबके हक बराबर के हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके रिपोर्टर कमाल खान जी ने कहा कि एफआईआर वहां रजिस्टर हो चुकी है और वो लोग जो भी एक्यूज्ड हैं वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो पुलिस का ये दायित्व बनता है कि उन्हें अरेस्ट करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें अरेस्ट किया भी जाएगा। इन्वेस्टिगेशन होगी, फेली होगी। दूसरी जो चीज बताई गई कि बरेली में मंदिर में दलितों को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जहां तक अनटचेबिलिटी की बात है, संविधान भी ये कहता है कि सबको बराबर का हक है और ऐसे किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात है कि ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इसमें पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करके ये इंश्योर करना चाहिए कि चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हो नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? जब से सुबह से कल से ये खबर आई है, आज टीवी चैनल्स पर चली है, कोई नेता क्या समाजवादी पार्टी का वहां पे गया, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वहां पे गया? ये मैं आपसे पूछ रही हूं। देखिए, आप खुद ये बात जानती हैं कि सबसे पहले जब कोई क्राइम होता है तो एफआईआर रजिस्टर होती है। पहले ऐसे देखा जा चुका है कि कई बार एफआईआर भी नहीं रजिस्टर होती दबाव में, तो कम से कम ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एफआईआर तुरंत रजिस्टर हुई, और अगर एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा हो, उनका आत्मसम्मान इतना नीचे होगा, वो कहां से हिम्मत जुटाएंगे कि वो जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे? हम लोग एक एक इंसिडेंट की बात करें। अभी इटावा के इंसिडेंट की बात हो रही थी। इटावा के इंसिडेंट में मैंने आपको ये बताया कि ये एफआईआर रजिस्टर हो गई है, और अगर अभी एक्यूज भागे हुए हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा जाना चाहिए और पूरी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। जहां तक आप बरेली हो सकता है, लेकिन जैसे आप देखते होंगे गुवाहाटी में हुआ, मीडिया ने उसे उठाया, फिर सब लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और तमाम चर्चाएं हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसे मामले ज्यादा और ना हो, लोगों की हिम्मत टूटे जो ऐसी चीजों का अंजाम देते हैं। ऐसे ही अगर हम बरेली का मामला उठा रहे हैं, ये एक मामला है, लेकिन हम इस मीडिया में इसलिए उठाते हैं ऐसे मामलों को कि लोगों की हिम्मत किसी भी के साथ इस तरह से पक्षपात करने की टूटे, वो ऐसे आगे हिम्मत ना कर पाए। इसलिए मैं एक मजबूत ठोस जवाब आपसे चाह रही हूं कि अगर ये मामला सामने आया, इस पे एफआईआर की बात होनी चाहिए या तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, किसी नेता को सीधे वहां पे पहुंच जाना चाहिए। देखिए, आप मेरी बात अगर समझेंगे, फिर से एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं। इटावा में पहला चीज कार्रवाई एफआईआर होती है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अगर कोई एब्सकॉन्ड कर रहा है तो उसको गिरफ्तार भी पुलिस करेगी। जहां तक बरेली की आप बात कर रहे हैं, बरेली की बात मैं यही बात कह रहा हूं। मैं क्या कह रहे हैं, अभी एक इंसिडेंट कहीं एक जगह हो जाएगा, सारे लोग अभी आके हम लोग बात करते रहते हैं, बट सबका जानकारी है ये देश के अंदर कई मंदिर का अभी भी प्रवेश नहीं है, और पानी लेने के भी अभी ताकत नहीं है। वो तो हो रहा है, वो लड़ाई भी चल रहा है।
अंबेडकर के बाद ये डिस्कोर्स पे लड़ाई करने के कोई नेता, कोई एक अभियान कुछ नहीं चल रहा है। लोग बोलेगा अभी कोई इंसिडेंट होगा, सारे दलित नेता पकड़ के दलित नेता बोलो, आप बोलो, क्यों दलित नेता का? पुनिया जी, जो बरेली का मामला सामने आया, इस पे आप क्या कर सकते हैं? हेलो पुनिया जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो ये बरेली का मामला सामने आया है, इस पे क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि इटावा में एफआईआर दर्ज हो गई है और बरेली के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। बरेली में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आर्टिकल पुनिया जी, देखिए, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 17 में स्पष्ट लिखा है कि जात पात के आधार पर अनटचेबिलिटी पूरी तरह से बैन की गई है। उसके बाद नए नए कानून बने हैं, लेकिन वो कानून धरे रह जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। और मैंने जो पहले कहा था कि अब सरकार, जो नई सरकार आई है, हालांकि बहुत कम समय है, लेकिन दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, उसका अभाव मिला है। और उसी से आप पता लग सकता है, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, रिजर्वेशन प्रमोशन डिसीजन लेकर आके हम खत्म करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पर प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। पुनिया जी, तो आप रिजर्वेशन में मत जाइए, अभी हम मंदिर वाली बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप एक कमीशन के हेड है, क्या किया जा सकता है? हमें भी क्या, वही आप जवाब देंगे जो गौरव कह रहे हैं कि एफआईआर का इंतजार करें। लोगों का वहां पे आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या कोई नेता पहुंचेगा, उनकी तरफ से बात रखेगा, क्या उनकी तरफ से कोई एफआईआर लिखेगा? देखिए, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी बरेली इंसिडेंट में, मैंने यही बात कही कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि कोई भेदभाव ना हो और सबका हक बराबर है। और ऐसे सारे ज्यादातर मंदिर होंगे जहां पे सब प्रवेश कर रहे हैं। अगर कहीं पे ये नहीं हो रहा तो ये गलत है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट अभी किया, यहां पे SC/ST कमीशन के चेयरपर्सन भी बैठे हुए हैं हमारे पुनिया साहब, तो ये भी कॉग्निजेंस ले और प्रदेश सरकार जरूर इस पे कॉग्निजेंस लेगी और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। यही बात सबसे पहले हमने कही और इसमें प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। पुनिया जी, क्या इसमें तत्परता से कुछ एक्शन लिया जा सकता है कि ये बस आज यहाँ पे बहस होगी और समाप्त हो जाएगा? पुनिया जी, पहले तो आप जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो पुनिया जी बहुत तेजी से चले जाते थे, आजकल कुछ शिथिलता दिखा रहे हैं। अच्छा, नहीं, आपको साथ लेके चलूंगा, तब मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी, ये धन्यवाद आपका। मैं ये बताऊंगा कि इसमें ऐसे मामलों में जिला प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से हम रिपोर्ट तलब करते हैं कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और जो आवश्यकता होती है तो उसमें भी जाते हैं। आज सुबह से मैं आयोग में हियरिंग थी, क्योंकि पूरे देश भर से लोग आए थे। मैं टीवी नहीं देखा, मैंने ये भी नहीं देखा, तो इसका संज्ञान लेके हम पूरे तत्काल कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम सीधे नहीं करते, बल्कि जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से के माध्यम से हम कार्रवाई कराते हैं, वो हम अवश्य सुनिश्चित करेंगे। और अभी गौरव जी ने बताया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन से दबाव डाल के इस पर कार्रवाई कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद पुनिया जी कि जिस तरह से आपने एनडीटीवी इंडिया पर अभी कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कल ही इस पर कार्रवाई हो जाए, कोई पहुंच जाए और वहां पे जिस तरह से लोगों को ये झेलना पड़ रहा है उस पर रोक लगे। बिल्कुल, जिन्होंने ये रोक लगवाई है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उम्मीद करेंगे आपसे और आपको हम दोबारा फिर लाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। छोटी बड़ी खबर में एक और जो अहम पहलू आया है हमारे दलित समाज से जुड़ा हुआ, उस पर गौर करेंगे। आमिर खान भी इसको लेकर आज प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। क्यों ये समस्या चली आ रही है, जब 1993 से इस पर रोक है, पाबंदी है, फिर भी 8 लाख परिवार हमारे देश में ऐसे हैं जो अभी भी ऐसे लोगों पर निर्भर हैं जो उनके घरों के, उनके शौचालयों की सफाई करते हैं अपने हाथों से। बने रहिए हमारे साथ। Giving this point of view is very important.
आज बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले। आमिर खान ने प्रधानमंत्री के सामने देश के उन लोगों का मसला उठाया जो अरसे से अब भी मैला उठाकर सफाई का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने आमिर खान को इस बारे में सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक से मिलने को कहा है। जो हाथों से मल साफ करने की प्रथा जो है उसके सिलसिले में मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पर खास ध्यान देंगे। मैला ढोने की यह अमानवीय प्रथा अब भी एक जाति विशेष के गुजारे का जरिया बनी हुई है। बीते हफ्ते आमिर खान ने अपने सीरियल सत्यमेव जयते में ये मसला उठाया था। हाथों से दूसरे का मल साफ करने की जो प्रथा हमारे देश में आज भी मौजूद है, क्या हम उसका तुरंत खात्मा देखना चाहते हैं, तुरंत अंत देखना चाहते हैं? आमिर ने सोमवार को प्रधानमंत्री और सामाजिक कल्याण मंत्री से इस बारे में मुलाकात की। मल को हाथों से साफ करने की प्रथा अब भी है। ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात को मानते नहीं हैं, तो लिहाजा क्योंकि वो मानते नहीं है, वो उनके आंकड़ों में दिखाते नहीं है। वो कहते हैं कि अब हमारे राज्य में मैन्युअल स्कैवेंजिंग नहीं है। सरकार इस बारे में एक नया कानून बनाना चाहती है, लेकिन उसे ये एहसास है कि ये मामला जितना कानून का है उतना ही समाज का भी। उसे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम इस कुप्रथा को खत्म करने में मददगार होंगे। जल्द इसके बारे में सर्वे किया जाएगा। नया कानून बनाने के लिए एक प्रारूप बनाया है, जिसे हमने अलग अलग विभागों के पास भेजा है उनकी राय लेने के लिए। आजादी के करीब 65 साल बाद भी ये अमानवीय प्रथा जारी है और इसे रोकने में सरकारें बार बार नाकाम साबित हुई हैं। अब देखना होगा कि आमिर खान की ये नई मुहिम मैला ढोने वाले लाखों लोगों को कितनी जल्दी इस प्रथा से निकाल पाती है। दिल्ली में कैमरा पर्सन सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब मिस्टर विल्सन के पास जाते हैं। मिस्टर विल्सन, आप जो सफाई कर्मचारी हैं, आंदोलन उसके कन्वीनर रहे हैं, जो ये कुप्रथा है क्यों अभी भी 1993 में रोक के बाद अभी भी जारी है? क्या लोगों को अल्टरनेट प्रोफेशन नहीं मिलता? क्या उनको जबरदस्ती, क्योंकि वो इस समाज के कास्ट के, इसलिए उनको इसमें लगाया जाता है? पॉलिटिकल विल नहीं है ये देश पे। कोई नेता आते हैं, जस्ट बात करते हैं, बोलेगा ये और 1 साल से खत्म हो जाएगा, 6 महीने से खत्म हो जाएगा। जैसा 15 बार अभी तक सारे प्राइम मिनिस्टर बताया था ये देश का महिला प्रथा बंद हो जाएगा, बट कब अभी भी सबका जानकारी है। हम तो 2003 पे सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट पे अभी 9 साल से केस चल रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है आप प्रूव करो। कहा है हम प्रूव करें तो स्टेट गवर्नमेंट जब वो कह रहे हैं हमारा राज्य के अंदर कोई वैसा काम करने वाला नहीं है। अभी सेंसस का डेटा आया, 13 लाख लोग अभी भी काम कर रहे हैं। नाउ एवरीबडी इज कमिंग। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री कहा था 2010 पे हम 3-4 महीने के अंदर पूरा देश का सर्वे करके कितना लोग है पहचान करके सबका पुनर्वास करेगा। आज तक वो सर्वे शुरू भी नहीं होगा। इसका 35 करोड़ रुपया सैंक्शन होगा, इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। पिछले साल बजट पे 100 करोड़ रुपया पुनर्वास के पे अलॉटमेंट हो चुका। इस पे 1 रुपया भी पूरा साल 1 रुपया भी आप खर्च नहीं करे तो पुनर्वास कैसे होते हैं? अगर सफाई कर्मचारी नहीं है, आपका सेंसस डेटा कह रहे सफाई कर्मचारी तो है, वो काम छोड़ चुका, उनका ताकत से उनका गरिमा के लिए काम छोड़ चुका सफाई कर्मचारी महिला, उनका पुनर्वास देने के ये सरकार पे कोई आज तक तैयार नहीं है। पुनिया जी, आपसे समझना चाहेंगे, पॉलिटिकल विल की कमी है, पैसा भी सैंक्शन हो जाता है, 15 बार कहा जा रहा है अब आएगा, अब इराडिकेट कर दिया जाएगा, 2010 में भी वादा किया गया और अब आप देखिए एक बार फिर अब कहा जा रहा है। आमिर खान की जो वीटी थी इसमें फिर कहा गया कि मॉनसून सत्र में एक और बिल आया जा रहा है। देखिए, आमिर खान जी ने जो समाज में सबसे खराब प्रथा है उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, ये हम उनको बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं। ये समझने की जरूरत है कि इसके कारण क्या है। जो गरीबी है और बेरोजगारी है, उसी के कारण कोई वैकल्पिक हम रोजगार नहीं दे पा रहे और वो इसी काम में लगे रहते हैं। कानून में कोई कमी नहीं रही, योजनाओं में कोई कमी नहीं रही। जो पैसा गया है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, उसके लिए अलग से कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से खर्च होने की है। जब इन्होंने बताया कि राज्य सरकारों से फीडबैक मिला कि ऐसे कोई भी मल ढोने वाले व्यक्ति, हाथ से सफाई करने वाले व्यक्ति मौजूद नहीं है। सर्वे कराया, मैंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे कराया,
2 तहसीलों में 100 ऐसे व्यक्ति मैंने आइडेंटिफाई करके चिट्ठी लिखी मंत्रालय को कि ये 100 व्यक्ति मेरी कंस्टिट्यूंसी में, आधी कंस्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। तो इसलिए पूरे देश भर में सर्वे कराने की जरूरत है और हर व्यक्ति को सही ढंग से पुनर्वास करें। सिर्फ दिखा देते हैं 10,000 15,000 रुपया उनको अनुदान के रूप में देते, इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको इस तरह से पुनर्वास करें जिससे पूरी तरह से 2011 पे प्रधानमंत्री बताया था ये महिला प्रथा कहीं भी हो तो SC/ST अट्रॉसिटीज प्रिवेंशन एक्ट अंदर हम लोग उनका पनिश कर सकते। मैं अभी पूछ रहा है ये कमीशन इतने दिन के बाद आज कितने केस डाला, वो इम्पोर्टेंट है। पुनर्वास का बात नहीं है, ये रोजगार का बात नहीं है। मैं डायरेक्ट एक ही बात पूछ रहा है, प्रधानमंत्री बताया था, बाद में होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ये महिला प्रथा SC/ST अट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट का अंडर है, परवी पे है। आज तक कितने केस डाला, कमीशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आई एम नॉट आस्किंग ओनली दलित हैज टू डू, कोई नेता ये देश का अंदर कितने केस डाला, आज जवाब बोल सकते हो। पुनिया जी आपसे पूछ रहे हैं नहीं, क्या पूछा इन्होंने? ये बोला है कि जो ऐसे मामले सामने आए हैं अट्रॉसिटीज और ST/SCs, ऐसे कितने केस दर्ज किए, कमीशन ने क्या संज्ञान लिया है इसका? कमीशन ने देखिए काफी केसेस दर्ज हुए हैं। कमीशन ने विशेष एक रिपोर्ट बनाई है, इसी के ऊपर रिपोर्ट बनाई है, पूरा खाका उसमें ये दिया है, सुझाव दिए हैं कि किस तरह से इस प्रथा को खत्म किया जा सकता है, किस तरह से इस समाज के बच्चों के लिए अलग से शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो नहीं होगा देश के अंदर एक ही बार होगा, सुनने की भी आदत रखिए। पुनिया जी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक तो आजादी के 62 साल बाद, ये कानून पास होने के करीबन 19 साल बाद जब राष्ट्र में ऐसी समस्याएं दिखती हैं तो पूरा राष्ट्र शर्मसार होता है। और दूसरी बात, जब हम आजाद हुए थे तब करीबन 1600 जातियां जो है पिछड़ी थी, आज 4,500 हैं। एक नाम नहीं है, एक नागरिक का नाम नहीं है जिसे पिछले 62 साल में इतना पैसा लगाकर, इतनी नीतियां बनाकर, इतनी रिपोर्टें बनाकर आप फॉरवर्ड बना पाए या उसको जाति विहीन कर पाए या उसको जात-पात खत्म कर पाए। अब मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा पुनिया जी। रिपोर्टें ठीक है, सर्वे ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है, आपका कमीशन कर क्या रहा है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं आप खुद आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आप डायरेक्टली डायरेक्शंस इश्यू कर सकते हैं स्टेट को, आप उसके ऊपर कर क्या रहे हैं? तो आपको लगता नहीं है कि सीधा आप इसका संज्ञान ले, आप इसके ऊपर कार्यवाही करें, इसे सिर्फ चुनाव के समय मुद्दे की तरह ना उठाएं, टीवी स्टूडियो के बाहर निकलकर भी आप सीधा अपने कमीशन की कल हियरिंग बुला के इसमें हियरिंग होल्ड कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले अपनी घटिया मानसिकता को दूर रखिएगा। मैं कार्यवाही करने के लिए कह रहा हूं तो मेरी घटिया मानसिकता है। आप क्या कर रहे हैं? आप पूरा इस तरह से आप समझते हैं ठेकेदार बने हैं। आपने क्या किया है? हमने मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जितने सर्वे जितना पैसा आता है राजनेताओं की चौखट पर नीलाम होता है, क्या बात कर रहे हैं? हो जाता है, मैंने सुझाव दिया नहीं होगी, जो मैंने कराया है, मैंने कराया उसमें कार्रवाई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बनाना चाहूंगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम है। योजना है, योजनाओं का क्रियान्वयन है, राज्य सरकारों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और इसमें पूरे ब्यौरा दिया है, एक एक व्यक्ति के साथ ब्यौरा दिया है कि किसको क्या क्या सहायता दिलाई गई है, उसको क्या क्या रोजगार दिलाया गया। लेकिन मैं मानता हूं एक बात है वो नाकाफी है सर, मैं एक बात कह रहा है, बाकी है। आप सफाई कर्मचारी कमीशन है, कमीशन का कोई अधिकार नहीं है, ये गवर्नमेंट का आर्डर पर है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पहली एक इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बात है, चलिए मेरे पास बिल्कुल समय कम है, आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। ये चर्चा फिलहाल मुझे यहाँ पे रोकनी पड़ रही है, कुछ जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल बार बार हमारे नेता कहते हैं और हम लोग भी सब सामने रख देते हैं, नेता कहते हैं इस पे काम करेंगे, कब होगा फिलहाल देखना होगा। लेकिन आप अपनी राय इस मसले पर हमें जरूर भेजिए, social.ndtv.com/निधि पर भेज सकते हैं। आज का सवाल हमारा ये था, दलितों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही।